हेलो, वेलकम टू द इटावा अकेडमी। द इटावा अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th के सोशल साइंस के थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि आखिर किस तरह से हमारे जो जीव जगत में हमारे जो पर्यावरण है इसमें वन्य जीवों का और वनस्पति का क्या क्या रोल है और हमें इनसे क्या सुविधाएं मिलती हैं और हमारा इन पे क्या प्रभाव पड़ता है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं परिचय के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वन्य जीव यानी कि वो जीव जो वनों में रहते हैं और वनस्पतियां जो कि वनों में पाई जाती हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हैं और अन्य दुर्लभ जीव। ये क्या है? जो अन्य दुर्लभ जीव हैं ये है क्या? ये है वन्य जीव है जो कि वनों में पाए जाते हैं। और जो वनस्पतियां हैं जो कि खास तौर पर वनों में ही पाई जाती हैं, इनके बारे में आज हमको पढ़ना है और हमारे ऊपर इनका किस तरह से प्रभाव पड़ता है, हमें इनसे क्या बेनिफिट मिलते हैं, इनसे हमें क्या लॉस होते हैं, इस सब बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो हमारा सेकंड टॉपिक जिसका नाम है जैव विविधता। आइए अब हम जानते हैं कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता का मतलब होता है जैव मतलब जीव, ठीक, जैव मतलब जीव प्लस वनस्पतियां। यानी कि अगर जैव कहीं भी देखें आप पढ़ा लिखें लिखा हुआ मिला आपको जैव, इसका मतलब होता है जीव और वनस्पतियां। ठीक है, विविधता, विविधता का मतलब है भिन्नता। ये भिन्नता किसी भी प्रकार की हो सकती है, उनके आकृति के आधार पे, आकार के आधार पे और उनके क्रिया के आधार पे। इसी को हम कहते हैं जैव विविधता। यानी कि इसके तहत हम जानेंगे कि आखिर वन्य जीव और वनस्पतियां किस तरह से आपस में इन आकार के हिसाब से, प्रकार के हिसाब से, संरचना के हिसाब से आपस में भिन्न है, उनके किस तरह से मानव पर प्रभाव डालते हैं। चलिए अगर हम बात करें तो वनस्पति के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। जो वनस्पतियां हैं जिसमें क्या है, ये वनस्पतियां जो पेड़ पौधे हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें ना सिर्फ लकड़ियां मिलती हैं बल्कि जो हमारे कागज वगैरह बनाए जाते हैं वो भी इनसे बनाए जाते हैं। दूसरी बात, हमें इनसे क्या है, छाया मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, नंबर 3 वन्य जीव। वन्य जीवों की अगर हम बात करें तो जो ट्राइब्स समूह होते हैं, यानी कि जिन्हें हम बोलते हैं जंगलों में रहने वाली प्रजातियां, यानी कि प्रजातियां मतलब इंसानों की वो प्रजातियां जिन्हें ट्राइब कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही पिछड़े वर्ग आते हैं जिन्हें कि लोग, आपने देखा होगा कि ये लोग जंगलों में रहते हैं, जंगलों में ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो अगर हम इन लोगों की बात करें तो ये लोग क्या है, ये लोग पूरी तरह से वनस्पतियों पर डिपेंड है और जीवों पर डिपेंड है। इनका खाना जो है मुख्य रूप से वनस्पतियों से प्राप्त होता है और जीवों से प्राप्त होता है। तो ये क्या है, जीवों को भी खाते हैं और साथ ही साथ वनस्पतियों से फल फूल प्राप्त करके और औषधियां प्राप्त करके अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए क्या है, ये मनुष्य के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शहरी क्षेत्रों में अगर मैं बात करूं तो शहरी क्षेत्रों में जितने भी कारखाने चलते, जितनी भी लकड़ियां हमें प्राप्त होती हैं, जैसे कि चंदन की लकड़ियां, बबूल की लकड़ियां, शीशम की लकड़ियां और भी अन्य जंगली पौधे की लकड़ियां, जिसमें चीड़ की लकड़ियां होती हैं, इन सारी चीजों से जो शहरी क्षेत्र में बहुत ही विभिन्न प्रकार के फर्नीचर्स बनाए जाते हैं, जिसमें कि आपके टेबल हुए, ठीक है, और भी कई चीजें हैं जैसे कि आप देखते हैं डेली के रूप में। और अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं वन्य जीवों की, तो वन्य जीवों का भी शहरी क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि वन्य जीवों में अगर हम बात करें तो भेड़ों की, जो भेड़ होती हैं उनसे क्या है, उनसे हमको जो है ऊन मिलता है। ऊन से क्या है, ऊन से फिर स्वेटर्स वगैरह बनाए जाते हैं, सर्दियों में पहनने के काम आते हैं। इसी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हमारे वन्य जीव हैं और वनस्पतियां हैं वो कहीं ना कहीं मानव से बहुत ज्यादा संबंधित हैं और मानव को वो बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं वनस्पति व प्राणियों पर मानव क्रिया के प्रभाव। अब तो ये बात थी कि अभी तक जो वनस्पतियां थी और जो जीव जंतु थे ये मानव के ऊपर किस तरह से अपना प्रभाव डालते हैं, किस तरह से उनको बेनिफिट पहुंचाते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जस्ट अपोजिट, यानी कि अब मानव का वनस्पतियों पे और वन्य जीवों पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपने कहावत सुनी होगी, इंसान जिस डाल पे बैठा था वो उसी को काट रहा था। ठीक है, मतलब कि इंसान जिस चीज से फायदा उसको हो रहा है वो उसी चीज को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक, जैसे कि आपने देखा है किस समय हमारे पर्यावरण के बारे में अगर बात करूं, हमारे पर्यावरण पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो है हमारी वनस्पतियों का, जंगलों का, जिसके कि सर्वाधिक जितने ज्यादा वन होते हैं उनमें जितनी ज्यादा वनस्पतियां पाई जाती हैं, जितने ज्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनसे क्या हमें ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन के साथ साथ वो हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। जिससे कि समय पे बारिश होती है, समय पे जब बारिश होगी तो उससे क्या है, समय पे हमको
जो है पानी मिलेगा, हमारा जो है भूमिगत जल स्तर है, भूमिगत जल स्तर बढ़ेगा, जिससे कि हम को पानी पीने को मिलता है। और दूसरी अगर मैं बात करूँ तो वन्य जीवों की, वन्य जीवों का आपने देखा है कि इंसान इस समय क्या है, वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाता है। इंसान हंटिंग करता है, जंगलों में जाकर शिकार करता है, इसलिए अपने जीवन को जो है सुदृढ़ बनाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम क्या है नुकसान पहुंचा रहे हैं किसको, पर्यावरण को। अगर पर्यावरण ही नहीं रहेगा एक दिन सारे वन्य जीव नष्ट हो जाएंगे और सारे जितने भी वन हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। इंसान आजकल जो है शहरी क्षेत्र में, अब तो ग्रामीण की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि शहर क्या है, शहर हो चुका है फुल। शहर में जितने भी पेड़ पौधे थे, मनुष्य ने उनको काट के अपने लिए आलीशान भवन बना लिए हैं। आलीशान भवनों में इंसान रह रहा है, खेती के लिए जगह नहीं बची है, अभी खेती नहीं हो पाई, कुछ सालों बाद तो इंसान क्या है, इंसान उनको मरने लगेगा, क्योंकि खेत ही नहीं रहेंगे, वन ही नहीं रहेंगे, तो हमको कहाँ से सब्जियां मिलेंगी, कहाँ से फल फूल नसीब होंगे। तो क्या ये कहीं ना कहीं इंसान जंगलों को जो काटता जा रहा है, वनों को जो नुकसान पहुंचा रहा है, इनसे क्या है इंसान अपने रहने के लिए सुविधा बना लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान भविष्य के लिए खुद को जो है खतरे में डाल रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वन्य जीवों की, तो वन्य जीवों पर भी इंसान को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इंसान की जो अशुद्धियां हैं, ठीक है, अशुद्धियां जो कारखानों से निकलती हैं, ये कारखानों से जब धुआं निकलता है, ये धुआं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। पर्यावरण को जब नुकसान पहुंचाता है तो क्या है, पर्यावरण में जब जो पक्षी जगत है, पक्षियां जो है, पक्षियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। अभी आपने देखा 5G की टेस्टिंग हुई, उसमें क्या बहुत सारे पक्षियों जो है मौत हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये सब क्या है, इंसान के कुकृत्यों का, इंसान के जो है कामों की वजह से दूसरों की जानें जा रही हैं। जब हमारे पर्यावरण में पक्षी नहीं रहेंगे और कारखानों से निकलने वाली जो अशुद्धियाँ हैं, जो रासायनिक अशुद्धियाँ, उनसे क्या है वो जाके धीरे धीरे नालों से होकर नदियों में मिलता है, नदियों से मिलकर समुद्र में। इस तरह से क्या है, ये जो जलीय जीव हैं, जलीय जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है, इससे क्या जलीय जीव मर रहे हैं। चलिए, इंसान तो शहरी क्षेत्रों में रहता है तो कुछ ना कुछ करके खा पी लेगा, लेकिन जो ट्राइब वर्ग के समुदाय जो हैं, जो कि जंगलों में रहते हैं, उनके लिए तो जलीय जीव, मछलियाँ, वनों में रहने वाले जंगली जीव और वनों में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, जिनसे कि वो औषधि के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और उनका इस्तेमाल वो किस लिए करते हैं, फलों के रूप में भी करते हैं, खाने पीने के लिए। इससे क्या है, इंसान शहरी क्षेत्र में रह के अपनी सुविधाएं तो बढ़ा रहा है, लेकिन वहीं जो अन्य समुदाय हैं जो जंगलों में रहते हैं, उनके लिए मुसीबत भी बढ़ा रहा है। ये क्या है, इंसान के कुछ कामों का जो है प्रभाव, बहुत ही दुष्प्रभाव हो रहा है। कहाँ पे, वहाँ पे जहाँ पे जो लोग इनके ही भरोसे हैं, वन्य जीवों के भरोसे हैं, जलीय जीवों के भरोसे हैं, वनों के भरोसे हैं, वनस्पतियों के भरोसे हैं, उनको क्या इससे सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। धीरे धीरे वन्य जीव नष्ट हो रहे हैं, वन नष्ट हो रहे हैं। इससे वहाँ के जो लोग हैं, जो समुदाय जंगल में रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए आखिर क्या है, जब नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई। जब आवाज़ उठाई गई तो सरकारों के ऊपर प्रेशर आया, आखिर आप क्या कर रहे हैं। मतलब कि एक इंसान शहरी क्षेत्र में बसने के लिए जो भी ग्रामीण क्षेत्र, जंगली क्षेत्र, उसको नष्ट कर रहा है, तो इसके लिए क्या है, फिर वन और वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में सोचा जाने लगा। अब जब इनके बारे में सोचा जाने लगा तो क्या है, दो तरह के समुदाय आगे आए वनों को और वन्य जीवों को बचाने के लिए, जिसमें कि एक है हमारी सरकार ने अपने स्तर पर जो कि बहुत सारे बैन लगाए, जिसमें कि जंगली जीवों को आप मार नहीं सकते, जंगली या वनस्पतियां जो है उनको आप काट नहीं सकते, उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आपने देखा होगा आजकल वन्य जीव जितने भी हैं उनको संरक्षण प्राप्त है। पहले इंसान सांप को भी मार देता था, लेकिन आजकल क्या है, सांप का भी रेस्क्यू किया जाता है। किस लिए, जिससे कि वो हमारे पर्यावरण को संतुलित तो रखते ही हैं, साथ ही साथ जो जंगली जो समुदाय है, जो जंगलों में रहते हैं, उनके लिए वो भोजन का भी कहीं न कहीं कार्य करते हैं। तो इस तरह से जो है सांपों का संरक्षण हो रहा है। और भी अन्य जीव हैं जिसमें क्या आपने सुना होगा, एक था काला हिरण का भी संरक्षण हो रहा है, और जो तेंदुए हैं, तेंदुओं का भी संरक्षण हो रहा है। इसी तरह से सभी लगभग सभी जितने भी बहुत ही दुर्लभ प्रजाति के जो जीव हैं उनका संरक्षण हो रहा है। और साथ ही साथ जो दुर्लभ प्रकार की वनस्पतियां हैं, जिसमें कि आपने देखा होगा कि चंदन की लकड़ियां, जो कि बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य है इंसान के लिए और साथ ही साथ पर्यावरण के लिए, इस तरह से वनस्पतियों का भी संरक्षण हो रहा है और वन्य जीवों का भी संरक्षण हो रहा है। तो इसके लिए क्या है, सन 1960 और 1970 में भारत सरकार और अन्य जो कि प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो कि समाज के प्रति काम करते हैं, उन लोगों ने क्या है जिम्मेदारी ली कि हाँ, हम जो है वन्य जीवों को बचाएंगे और साथ ही साथ हम वनस्पतियों को भी बचाएंगे। तो इस तरह से उन लोगों ने क्या मिल के काम करना शुरू किया, जिससे कि आज के समय में
वन्य जीवों का संरक्षण और साथ ही साथ वनों का संरक्षण जो है बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल हो सका, जिससे कि अब जो आपने देखा होगा कि अभी लॉकडाउन के तहत बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अभी लॉकडाउन के तहत जब लॉकडाउन लगा हुआ था उस समय पूरे देश में जो क्या है बंद कर दिया गया था। जब देश बंद हो गया था तो इंसान बाहर नहीं निकल रहा था, तो क्या है जो पर्यावरण है पर्यावरण पूरी तरह से खिल उठा था। नदियों में आप जाके देखिए, वहाँ पे प्रदूषण नहीं था। जो नदियों में झाग वगैरह मिलता था, फेना वगैरह मिलता था कारखानों से निकले हुए, वो सब कुछ नहीं मिला। नदियाँ शुद्ध हो चुकी थी, पर्यावरण में जो है ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई थी, पर्यावरण में जो है शुद्ध हवा बह रही थी। इस तरीके से क्या है जब इंसान ने अपने कामों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया था तो उस समय पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ था। इसीलिए इंसानों से जो भी नुकसान होते हैं जीवों को, वनस्पतियों को, उनके संरक्षण के लिए सरकार ने और साथ ही साथ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उन लोगों ने साथ मिलकर कदम उठाया, जिससे कि आज के समय में वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण हो पाया। जिससे कि आज आराम से जो कि जीव है वो आराम से रह सकते हैं, वनों में संरक्षित हैं, वनस्पतियां हैं वो आराम से फल फूल रहे हैं। जिससे कि जो जंगली समुदाय हैं जो जंगलों में रहते हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आइए अब हम जानेंगे जो हमारा नेक्स्ट है वो है मैचिंग पॉइंट। आगे किस तरह से एग्जाम में जो मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए जानते हैं। पहले ऐसा जब देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जानवर और पौधे, ठीक है। तो अगर जानवर और पौधे जैसा कि मैंने आपको बताया तो जानवर और पौधों को आखिर कहाँ मैच कर सकते हैं। आप देखिए ये जो लिस्ट है इस लिस्ट में आप जानवर और पौधों को कहाँ मैच कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया जानवर और पौधों का क्या है अस्तित्व जो है वो खतरे में है, क्योंकि इंसान जो है उसको अंधाधुंध काटते जा रहा है, जानवरों को मारते जा रहा है, इसका शिकार कर रहा है। जी मतलब शिकार करिए, ये उनके लिए अलग शिकार करना जो कि पूरी तरह से शिकार पर ही डिपेंड है, जो कि जंगलों में रहते हैं उनको ही सिर्फ इसको जंगली जीवों को जो है कहीं ना कहीं शिकार करने का अधिकार है। लेकिन जो आम जनमानस है जो शहरी वर्ग में आते हैं वो भी इनका शिकार कर रहे हैं, जिससे कि क्या है उन लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही। तो आखिर इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा अस्तित्व। तो इसको जो है हमें अस्तित्व से मैच कर देना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है काला हिरण। आप जैसा कि चित्र में यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो काला हिरण है, काला हिरण क्या है बहुत जंगलों में ही पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा। ये भी जो है लोगों को बहुत ही कम दिखाई देता है। इसका भी बहुत ही ज़्यादा शिकार किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा। अब देखिए एक बार आपको क्या लगता है काले हिरण पे क्या है बहुत ज़्यादा संकट है, क्योंकि इनका क्या है अत्यधिक रूप से शिकार किया जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या, काला हिरण क्या है ये है संकटग्रस्त। इसको संकटग्रस्त से मैच कर देते हैं। अब आता है एशियाई हाथी। हमारे एशिया में जो हाथी पाए जाते हैं बहुत ही विशाल आकार के होते हैं, आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो हाथी है ये हाथी किस तरह के हैं, ये है सुभेद्य। सुभेद्य बहुत ही विशाल होते हैं, ठीक है। इनको आसानी से भेदा नहीं जा सकता है। तो ये क्या है इनको आखिर इसको किस तरह से मेल कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा सुभेद्य। अब है नेक्स्ट अंडमान जंगली सुअर। ये जो सुअर है जो कि खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पाए जाते हैं। अब आप देखिएगा कि ये जो अंडमान निकोबार में जो जंगली सुअर जो पाए जाते हैं आखिर ये कहाँ रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार में ही रहते हैं। मतलब ये वहीं के रहने वाले हैं। अगर कहीं और पे बसाया जाए तो इनको हो सकता है ये वहाँ सर्वाइव ना कर पाए, वहाँ ये जीव ना रह सके। इसलिए क्या ये स्थानीय जीव है, तो हमें इसको क्या है स्थानिक से मैच कर देना है इस तरह। अब है आपका नेक्स्ट हिमालयन भूरा भालू। हिमालयन भूरा भालू आपने देखा होगा डिस्कवरी वगैरह में देखा होगा या टीवी कहीं देखा होगा। अगर आप कभी हिमालयी इलाके में गए होंगे जहाँ की बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है तो वहाँ पे आपने सुना होगा भूरे भालू पाए जाते होंगे। शायद ही आपने देखा होगा, हो सकता है जो जू होते हैं बड़े बड़े चिड़ियाघर होते हैं उनमें आपको देखने को मिला। तो यहाँ पर इसमें दिया गया है आखिर हिमालयन जो भालू हैं जो हिमालय में पाए जाते हैं उनको में आप किससे मैच कर सकते हैं। आपके सामने सिर्फ और सिर्फ दो ही विकल्प बचे हैं, एक है आप लुप्त है, दूसरा दुर्लभ। तो हिमालयन भालू क्या है ये अभी दिखाई देते हैं लेकिन बहुत ही आसानी से दिखाई नहीं देती। ये क्या बहुत ही दुर्लभ हो चुके हैं, बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं और बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देते हैं। तो अगर हमें इसको किससे मैच करना है, इसको हमें जो है यहाँ पे आप हिमालयन भालू को जो है यहाँ इस दुर्लभ से मिला देंगे। अब आपका जो नेक्स्ट बचता है वो है
गुलाबी सिर वाली बतख, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, जो गुलाबी सिर वाली बतख है ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है देखने में। इसको अगर आप देखेंगे तो आपका मन करेगा इसको बार बार देखें और देखते ही रहेगा। आखिर इतनी ज्यादा सुंदर है, लेकिन आप इसको क्या है सिर्फ और सिर्फ चित्र में ही देख पाएंगे, क्योंकि ये हो चुकी है बिल्कुल विलुप्त। अब ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, ये सिर्फ आपको चलचित्रों में देखने को मिलेगी, टीवी में देखने को मिलेगी और इंटरनेट पर देखने को ही मिलेगी। आप इसको जो है सीधे अपनी आंखों से नहीं देख सकते साक्षात, क्योंकि हो चुकी है विलुप्त, अब नहीं मिलती जल्दी। तो आखिर इसका अब एक ही ऑप्शन बचा है, तो आप देख सकते हैं इसको आसानी से इस तरह से इसमें लुप्त में मिला देंगे। इस तरह से आपके जो है ये मैचिंग वाले क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होते हैं। अब आपके लिए नेक्स्ट जो है वो है कुछ परिभाषाएं, वो को भी हम कहीं ना कहीं मैच करेंगे, क्योंकि वो परिभाषाओं के बेस्ड है, उनको हम डिटेल से समझेंगे। आइए जानते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आखिर ये जो आपको देखने को मिल रहा है टॉपिक, जिसमें ये है आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। इनके बारे में जानेंगे आखिर रक्षित वन किसे कहते हैं, आरक्षित वन किसे कहते हैं और अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं। आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको जरूर पढ़ना है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले आरक्षित वन। आखिर आरक्षित वन कौन कौन से होते हैं। आरक्षण से आप जैसा कि समझते हैं, आरक्षण जिसके ऊपर लोग अपना अधिकार न जता सकें, जिसके ऊपर सरकार का पूरी तरह से कंट्रोल हो और सरकार के द्वारा उसको बहुत ज्यादा संरक्षण प्राप्त हो, इसको क्या कहते हैं आरक्षित वन। ऐसे वनों में आप इनमें किसको मैच करेंगे, या तो सब 3 पॉइंट आप देखने को मिल रहे हैं। तो आखिर इसमें किसको हम मैच करेंगे आरक्षित वन के तहत। अभी मैं अपने आपको डेफिनेशन बता दूं, आप देख लीजिएगा, आपके सामने 5-10 सेकंड का टाइम है, सोच लीजिएगा। तो चलिए अब मैं बता ही देता हूँ आखिर आरक्षित वन को हम किससे मैच करेंगे। आरक्षित वन क्या है, बहुत ही ज्यादा मूल्यवान वन है, बहुत ही ज्यादा मूल्यवान वन। तो हम इसको किससे मैच करेंगे, इससे। तो आप देखिए इसमें क्या लिखा है, वन्य जीव एवं वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान। मतलब कि वन और वन्य जीव जिनको सरकार की तरफ से बहुत ही ज्यादा जो है सुरक्षा प्रदान है और जो कि बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है। इसमें भी आपके चंदन की लकड़ियों के जो वन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा संरक्षित है और आरक्षित है। इस तरह के वनों को क्या है आरक्षित वन कहते हैं। और जो जीव मैंने बताए थे जिनको संरक्षण प्राप्त है, जैसे कि काला हिरन, भालू, सफेद जो हिमालय में पाए जाते हैं, जिनको हिमालय भालू कहते हैं, इनको क्या इनको आरक्षित श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है रक्षित वन। अब हम जानते हैं कि रक्षित वन किसे कहते हैं। रक्षित वन से जैसे आप नाम सुने, रक्षित मतलब रक्षा करना। आखिर जिन वनों के रक्षा करना, जिनका बहुत ज्यादा कटाव होता है, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं रक्षित वन। इनका जो रक्षण किया जाए, कोई ऐसे वनों को जिनको ज्यादा कटाव हो रहा है, वजह उनको नुकसान पहुंचाया जाता है, जो रक्षा के लिए जो भी कैटेगरी दी गई उनको क्या कहते हैं रक्षित वन। तो जाहिर जानते हैं रक्षित वन की कैटेगरी कौन कौन से बनाते हैं। इसमें से आपको 2 ही ऑप्शन बचे हैं, इनमें से आपको देखना है रक्षित वन क्या हो सकता है, सबसे ऊपर वाला है सबसे नीचे वाला। सोच लीजिएगा, मुझे तो पता ही है, आप एक बार मैंने कैसे बताया तो आप खुद ही सोचिएगा आखिर रक्षित वन में हम किसको रखेंगे। चलिए अब मैं बता देता हूँ आपको। तो ये जो रक्षित वन है इसको हम यहाँ इससे मैच करेंगे, क्योंकि वन भूमि जो अधिक क्षरण से बचाई जा सके। रक्षित का मतलब क्या है, रक्षा करना, रक्षा प्रदान करना, यानी कि वह वन भूमि जिसको क्या है क्षरण यानी नुकसान से बचाया जा सके, उसको क्या कहते हैं रक्षित वन। तो इसका था ये, जैसे कि आपने देखा। अब एक लौता बचा है वो है अवर्गीकृत वन, और ये आपका एक लौता बचा है। अब सीधे से दिख रहा है इसका आंसर यही होगा, इसको मैं इसको मिला देते हैं। चलिए जानता हूँ आगे अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं। अवर्गीकृत जैसा कि नाम ही बता, अवर्गीकृत अगर इसका वर्णन करें, अवर्गीकृत मतलब जिसका कि वर्गीकरण ना हुआ, मतलब जिसका कोई भी बंटवारा ना हुआ हो, जिसके बारे में अभी ठीक से सोचा नहीं गया। तो आइए जानते हैं ऐसे वनों को क्या कहते हैं अवर्गीकृत वन। तो अब देखिएगा इसमें लिखा हुआ है सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदाय के अधीन अन्य वन एवं बंजर भूमि, यानी कि जो सरकार के अधीन वन है और लोगों के अधीन जो वन है, ठीक है, और क्या और जो बंजर भूमि है, ये सब किस कैटेगरी में आती है, अवर्गीकृत में आती है, क्योंकि इनका ना ही सरकार
ठीक से अभी अपने ऊपर संरक्षण कर सकती है अपनी तरह से। अब इंसान क्या है, इंसान को जो ये वन मिले हुए हैं, ये जिनको इंसान बहुत पहले से ऐसे वनों में रह रहा है, वो भी इनका अपने हिसाब से अच्छे संरक्षण नहीं कर पा रहा है। और है समुदाय, बहुत ही जो समुदाय होते हैं, जो वर्ग होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ट्राइब जो कि जंगलों में रहते हैं, इस तरह के जो वन है जिसमें कि सरकार के पास जो जमीनें हैं, नंबर 2 जो कि लोगों के पास जो जमीनें हैं जिसमें कि वन है, और समुदाय जो जंगलों में रहते हैं उनके पास जो जंगल है, इस तरह के वनों को क्या कहते हैं, हम अवर्गीकृत वन कहते हैं। उसके तहत अन्य जो वन है और बंजर भूमि है, जिनके ऊपर अभी किसी भी सरकार का ठीक से कंट्रोल नहीं है, ना ही इंसान का कंट्रोल है, जहाँ पे इंसान नहीं पहुँच सका। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे इंसान नहीं पहुँच सका, वहाँ पे बहुत सारी खोज होनी बाकी है, वहाँ बहुत ही दुर्लभ तरह के जीव भी देखने को मिल सकते हैं और वनस्पतियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह के जो वन हैं उनको हम कहते हैं अवर्गीकृत वन। ठीक है, तो आज का ये जो चैप्टर था वन एवं वन्य जीव संसाधन, इसका हम यहीं पे इसको खत्म करते हैं, क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है इसमें सिर्फ इतने टॉपिक थे जो कि आपको स्टडी करने थे। ठीक है, जो कि इसीलिए मैंने इसको जो है थर्ड चैप्टर में रखा था। ठीक है, तो चलिए आपने देखा यहाँ पे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ बातें समझ में ना आई हो तो उनको बेझिझक होकर कमेंट में लिख दीजिएगा, जहाँ मैं आपको बहुत ही जल्दी आंसर करूंगा और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व करूंगा। हो सकता है मैं उसके लिए एक नई वीडियो भी बना दूँ। तो ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप जो बातें ना समझ उनको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।